आप सभी को सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव, भारत तिब्बत सहयोग मंच द्वारा आयोजित इस तिब्बत जन जागरूकता अभियान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि भारत तिब्बत सहयोग मंच विगत 22 वर्षों से तिब्बत की आजादी और पवित्र कैलाश मानसरोवर की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा है, लोगों में जन जागरण और चेतना पैदा कर रहा है, मानवता के पक्ष में अपनी बात को मजबूती के साथ सबके समझ प्रस्तुत कर रहा है। आज भारत तिब्बत सहयोग मंच न केवल भारत में पीटीयू एक विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में अपना जगह बना चुका है, जिससे लाखों स्वयं जुड़े हुए हैं और उद्देश्यों को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। भारत तिब्बत सहयोग में दृढ़ विश्वास है कि अगर विश्व में शांति, समन्वय, सद्भाव और बंधुत्व की भावना बनी रहेगी तो मानवता बची रहेगी और संपूर्ण समाज का सर्वांगीण विकास और उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तिब्बत की आजादी, पवित्र कैलाश मानसरोवर की स्वतंत्रता के साथ ही साथ मानवता की रक्षा के लिए बृहद सामाजिक जन जागरण करना है। इसके अतिरिक्त यह कार्यक्रम समाज को आत्मनिर्भर भारत एवं उन्नत भारत अभियान के प्रति प्रेरित करने के साथ ही साथ लोगों को चीन की विस्तारवादी तथा अमानवीय नीतियों से भी परिचित करवाएगा, ताकि चीन के कुकृत्यों को विश्व पटल पर भी उजागर किया जा सके। तिब्बत जन जागरूकता कार्यक्रम को सफल बनाने में आपका अमूल्य सहयोग अपेक्षित है। जैसा आप सभी को ज्ञात है, पिछले हफ्तों रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल जी डी बख्शी जी ने तिब्बत की स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है विषय पर संस्कृत मंत्रालय, भारत सरकार में सलाहकार के तौर पर सेवारत प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी ने तिब्बत की स्थिति और भारत की भूमिका विषय पर तिब्बती युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्री गोनपो धुंदुप जी ने तिब्बत कभी भी चीन का हिस्सा नहीं था विषय पर तथा भारत तिब्बत समन्वय केंद्र के समन्वयक श्री जिग्मे सुल्ट्रिम जी ने निर्वासित तिब्बतियों की दशा और दिशा विषय पर तिब्बती राजनीतिज्ञ सीटीए में सुरक्षा मंत्री गैरी डोल्मा जी ने तिब्बती जन क्रांति विषय पर एवं रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर विशाल दुबे जी ने चीन की भारत तिब्बत नीति विषय पर अपने गहन विचार प्रस्तुत किए थे। यदि यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप भारत तिब्बत सहयोग मंच के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर जाकर अवश्य देखें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका यह छोटा सा योगदान तिब्बत जन जागरूकता अभियान को सफल बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। आज की शीर्षक है तिब्बत प्राचीन से अर्वाचीन की ओर, और इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह जी। आप पूर्व आईएफएस रहे हैं। आपने साहित्य के में उत्कृष्ट कार्य किए हैं, जिसके हिंदुस्तान में प्रयागराज प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान, केंद्रीय हिंदी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आत्मा हिंदी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्मान आदि। सर, भारत तिब्बत सहयोग मंच द्वारा इस कार्यक्रम में आप हार्दिक स्वागत। सर, आदरणीय डॉक्टर श्रीवास्तव साहब, डॉक्टर डी कृष्णा साहब और इस कार्यक्रम से हमको जोड़ने के लिए डॉक्टर रवि गौड़ जी, पहले तो मैं पूरे आयोजक मंडल का आभार व्यक्त करता हूं। इस ज्वलंत विषय पर और ऐसे विषय पर जो कुछ कुछ जैसे जनमानस को जिसकी विस्मृति हो गई है, इतने महत्वपूर्ण विषय पर चीन की आक्रामक नीति इसमें समाहित है और तिब्बत तक ही नहीं रुकती, भारत की भूमि को भी कब्जे में लेती है। क्योंकि आप आक्रामकता को अगर प्रोत्साहित करते हैं या मौन रहते हैं तो वो बढ़ती है। इसलिए उसका प्रबल विरोध, सैन्य विरोध तो अपने स्थान पर तो होना ही चाहिए, लेकिन मानसिक विरोध, जनमानस का विरोध सबसे बड़ा विरोध होता है। उसके लिए यह जो सहयोग मंच है ये लगातार कार्यरत है। इसके लिए वो बधाई का पात्र है, शुभकामना का पात्र है और इसमें हम सबका सहयोग रहेगा। और हम ये आशा करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसको एकदम व्यापक बनाया जाए, ताकि सभी प्रबुद्ध वर्ग, और प्रबुद्ध वर्ग ही क्यों, सामान्य जनमानस भी उन तथ्यों से अवगत हो सके। जहां तक तिब्बत की बात है, तिब्बत सदैव स्वतंत्र राष्ट्र रहा है, सदैव ही रहा है और भारत का तो ये प्राण रहा है।
प्राचीन काल की बात करें, इसको त्रिविष्टप कहते थे, तिब्बत को त्रिविष्टप। और सबसे पहले हम पौराणिक काल में जाएं तो शिव पुराण का हम उल्लेख करेंगे। शिव पुराण में पूरे देवगणों के बीच में इस स्थान की महिमा का वर्णन है, कैलाश पर्वत का। और उस महिमा को ब्रह्मा जी से सुन करके भगवान शिव ने इसको अपना निवास स्थान बनाया था। भगवान शिव एक प्रकार से भारतीय संस्कृति के, हिंदू धार्मिक परंपराओं के प्रतीक पुरुष हैं। न केवल पौराणिक साहित्य की बात है, बल्कि आज भी विकट परिस्थितियों में बहुत से लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। थोड़ा सा प्रसंग में इसकी प्राचीनता को स्थापित करने के लिए जरूर शिव पुराण का यहाँ पे पढ़ना चाहूंगा। पूरे सभी देवताओं की सभा में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभागमन हुआ प्रसंग सुनिए। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने स्थान को चले गए, तब उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ब्रह्मा जी के लाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं, वे रुद्र मेरे ही स्वरूप हैं। अतः उन्हीं के रूप में मैं गुह्यकों के निवास स्थान कैलाश पर्वत को जाऊंगा। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर पर्वत पर रहूंगा और बड़ा भारी तप करूंगा। शिव की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक डमरू बजाया। डमरू की वो ध्वनि जो उत्साह बढ़ाने वाली थी, तीन लोकों में व्याप्त हो गई। उसका विचित्र एवं गंभीर शब्द आह्वान की गति से युक्त था अर्थात सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरणा देता था। उस ध्वनि को सुनकर मैं तथा श्री विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, मूर्तिमान, आगम, निगम और सिद्ध वहां पहुंचे। देवता और असुर आज सब लोग बड़े उत्साह से भरकर वहां आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद तथा सर्वलोक वंदित महाभाग गणपाल जहां कहीं भी थे वहां आ गए। इतना कर ब्रह्मा जी ने वहां आए हुए गणपालों का नामोल्लेख पूर्वक विस्तृत परिचय दिया। फिर इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। वे बोले, यहाँ असंख्य महाबली गणपाल पधारे। वे सबके सब सहस्त्रों भुजाओं से युक्त थे और मस्तक पर जटा का मुकुट धारण किए हुए थे। सभी चंद्रचूड़, नीलकंठ और त्रिलोचन थे। हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे मेरे श्री विष्णु तथा इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। अणिमाद आदि सिद्धियों से वो घिरे हुए थे तथा करोड़ों सूर्यों के समान उद्भासित हो रहे थे। उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। अनेक भक्तों के साथ अपने और दूसरों के रहने के लिए यथायोग्य आसन बनाया। उन्हें तब विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के गृहों की रचना की। फिर श्रीहरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बस गए। शिव पुराण संहिता का प्रथम खंड सृष्टि खंड अध्याय 20 का उल्लेख है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने की बात है कि कुबेर जो है धन के देव माने जाते हैं, संपत्ति। ये जो त्रिविष्टक है, यहाँ पे जल से बहुत ही परिपूर्ण है। समीपवर्ती क्षेत्र जैसे गढ़वाल है उत्तर प्रदेश का, ये लग सूखा है काफी कुछ इसका क्षेत्र। नेपाल में पानी कमी है, हमारे देश में पर्वतीय क्षेत्रों में पानी कमी है, किंतु यहाँ पे जल भरपूर मात्रा में विद्यमान है। इसके अलावा यहाँ पे अनेक खनिज प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। चीन की जो विस्तारवादी नीति तो है, उसके पीछे उसकी मंशा ये भी है कि जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है उस पर वो पूरा कब्जा करता है। और जल ऐसी चीज है कि ब्रह्मपुत्र चीन के तिब्बत के रास्ते से ही जो चीन के आधिपत्य में है भारत में प्रवेश कर रही, तो एक प्रकार से उस जल के स्रोत पर भी उसका नियंत्रण हो गया है। और इसके जो खनिज तत्व वगैरह हैं वो तो वहां पे है ही हैं। तो ये जो है, अच्छा यहाँ पर अलकापुरी का भी वर्णन आता है। कालिदास के साहित्य में अगर जाएं, हम पौराणिक साहित्य से थोड़ा सा आगे चलें, तो वहां पे मेघदूत में अलकापुरी का वर्णन है जो कैलाश मानसरोवर के पास ही थी। तो पुरातन पौराणिक साहित्य के बाद भी भारतीय साहित्य में तिब्बत को या अलकापुरी को या त्रिविष्टक को पूर्ण रूप से ये भारत के साथ इसका एक अटूट संबंध बना हुआ है। इस प्रकार से जो तिब्बत और भारत का जो संबंध है, इतिहास और भूगोल की सीमा से परे है। ये प्राचीन काल से था, है और भविष्य में भी टूटने वाला नहीं है। तिब्बत पर चीन कितना भी आक्रमण कर ले, भारतीय जनमानस का क्या करेगा। एक मैं इसमें आपको उदाहरण भी बताना चाहता हूं जो एकदम सत्य उदाहरण है बिहार का।
कैलाश मानसरोवर की यात्रा बहुत से तीर्थयात्री करते हैं, ये विषय से हट के है थोड़ा सा, लेकिन उसके प्रति जो श्रद्धा है वो बता रहा हूँ। एक आध्यात्मिक संत हैं स्वामी महेशानंद जी, जिनके यहाँ मैं भी उनके संपर्क में कभी कभी उनका दर्शन करता हूँ। तो वो अपने अनुयायियों के साथ मानसरोवर यात्रा पे नेपाल के रास्ते से गए। तो वहां पहुंच करके अच्छा, वो थोड़ा सख्त है, हम लोग उनसे बात करने में डरते हैं, मतलब रुख के अनुसार बात करते हैं। तो वो केवल एक वस्त्र पहनते हैं, जाड़े में भी केवल वही नीचे धोती है, ऊपर एक ओढ़े रहते हैं, वही सन्यासियों का वस्त्र है। स्वेटर वगैरह मैंने देखा नहीं उनको जाड़े में। अब वहां पे उनके शिष्यगण उनके लिए और कोट वगैरह ले गए थे कि ठंड में जब स्वामी जी परिक्रमा करेंगे तो थोड़ा इनको दे दिया जाएगा, मान लीजिए ठंड लगने लगे, वहां 0 डिग्री या 0 डिग्री के आसपास ही तापक्रम होता है। अच्छा, वहां जैसे पहुंचे, बताते हैं उनके साथ जो लोग गए थे, तो उसमें एक दो लोग हमारे मित्र भी गए थे, मैं तो नहीं गया था उसमें, तो वो एकदम दौड़ के परिक्रमा करने लगे उसकी। अच्छा, ये लोग उतना दौड़ नहीं पाए बर्फ पे। जब वो परिक्रमा करके आ गए तब उन्होंने हाथ जोड़ बड़ी क्षमा मांगी कि बड़ी भारी गलती हो गई, और ये वस्त्र वगैरह आपके लिए थोड़ा गर्म वस्त्र लाए थे। उन्होंने कहा, अरे तुमको यहाँ वस्त्र दिख रहा है, यहाँ तो भगवान शिव का वास है, हमको भगवान शिव दिख रहे हैं, यहाँ वस्त्र वस्त्र क्या होता है। और कहीं कोई ठंड लगने का प्रश्न ही नहीं था। ये जनमानस की आस्था का ये स्तर है। और खास करके जो भारतीय ऋषि मुनियों की जो ये तपोस्थली है भगवान शिव का निवास स्थान, उसका मैंने केवल उदाहरण दिया है। इस तरह के मनोभाव हैं साधु संतों के। साधु संत जो वास्तविक साधु संत हैं, उस भूमि में भी वो बिना वस्त्र के परिक्रमा करते हैं कि ये तो भगवान शिव का स्थान है, यहाँ वस्त्र कहाँ है, तो भगवान शिव का ध्यान करते हैं। अब इसके पौराणिक साहित्य के बाद आए तो जब मनु का काल आता है, तो मनु जो है, यही ये कहा जाता है कि इसी भूमि से वेदों को वो नीचे भारत में ले आए। तो मनु से ही सृष्टि का आरंभ माना जाता है, और भारतीय परंपरा में सभी लोग मन के ही संतान माने जाते हैं, चाहे जिस क्षेत्र के हों। पूरे विश्व को ही मन की संतान माना जाता है हमारे उसमें पौराणिक साहित्य में। तो मन उसको वेदों को वहां पे ले आए। भौगोलिक दृष्टि से इसको देखें तो ये लगभग 16,000 की ऊंचाई पर ये तिब्बत का क्षेत्र है, जो अत्यंत भयंकर ठंड वाला ये क्षेत्र है। तिब्बत से इस प्रकार भारत का संबंध सर्वकालिक रहा है। अब इस पे जो बौद्ध धर्म के प्रसार के बारे में थोड़ा सा इसमें संक्षेप में हम केवल बताएंगे कि इसमें लगभग 8वीं शताब्दी से भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का असर यहाँ पे हुआ। और जो साहित्य बौद्ध साहित्य से मिलता है कि वर्ष 1013 में नेपाल से बौद्ध विद्वान धर्मपाल जी तिब्बत गए, और 1042 में श्री यतीश दीपंकर जी, श्री ज्ञान जी और श्री विवेक विलैया जी नेपाल से तिब्बत आए। नेपाल के रास्ते भारत के और भी बहुत से बौद्ध विद्वान गए, और यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रसार किया। बौद्ध धर्म के विस्तार का क्रम चलता रहा। इस प्रकार त्रिविष्टभ से ये धीरे धीरे इसका नाम तिब्बत हो गया, और तिब्बत बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। किंतु तिब्बत सदैव स्वतंत्र रहा है। अंग्रेजों ने कई बार भारत पे, तो उनका कब्जा था ही था, तिब्बत पर कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन वो कभी सफल नहीं हुए। हमारे राष्ट्र नायकों ने भी तिब्बत को हमेशा स्वतंत्र राष्ट्र ही माना है। जब चीन की विस्तारवादी नीति बढ़ने लगी और उसका ये स्वरूप दिखने लगा कि तिब्बत पर धीरे धीरे अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास करने लगा, उस समय हमारे राष्ट्र नायकों के विचार में बताता हूँ क्या थे तिब्बत के बारे में। सबसे पहले भारत के अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी जी को भारतीय मनोभावों को बहुत ही अच्छे रूप में उन्होंने प्रकट किया। राजगोपालाचारी जी वो कहते हैं, it is difficult to find suitable words to express the sympathy that I feel in respect of this movement of what I may call a different sense, a movement for liberation of Tibet. The issue of Tibet is not a question of legislative exploration as to the sovereignty of Tibet, but a question of human rights
which must be decided on the plane of justice and humanity and not on the basis of any legal position. Sovereignty and sovereignty are terms which have varied from time to time in respect of their content. Whatever legal jargon might have been used from time to time in respect of relation between Tibet and China, in particular, and in other words, in general, no one can doubt the fact that the Tibetan people have a right to rule themselves. तिब्बतन पीपुल, फिर से मैं दोहराता हूं, हैव ए राइट टू रूल देमसेल्व्स, इस पे कोई ऑब्जेक्शन हो ही नहीं सकता है. His Holiness the Dalai Lama in his message had made things quite clear and pointed out how even legislative plane there can be no doubt about the rights of the Tibetan people to rule themselves irrespective of any belonging to other nationalities. This invasion of Tibet, which terminated in His Holiness taking refuge in Indian territory in brutal colonialism. There can therefore be no second thoughts in the matter. All Indian people want Tibet to be released from the grip of China. इसमें राजगोपालाचारी जी ने अपने मत रखे. उस समय दलाई लामा जी, माननीय दलाई लामा जी की जो सोच थी वो स्पष्ट रखा. वास्तव में ये जनमानस की अभिव्यक्ति थी, भारतीय जनमानस की अभिव्यक्ति थी, जिसने न तो कभी चीनी आक्रमण का तिब्बत पर सपोर्ट किया और न कभी कर रहा, न करेगा. उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी कहा तिब्बत के बारे में, सभी राष्ट्रीय विद्वानों के अपने मत थे, फ्रीडम इज द मोस्ट सेक्रेड बोन. It has to be protected by all means, violent or non-violent. Therefore, Tibet has to be liberated from the iron grip of China and handed over to the Tibetans. The Chinese invaders, it's invaders का प्रयोग किया गया, have plundered Tibet and destroyed its peaceful citizens. Tibet is never nearer to India in religion and culture. जैसा मैंने कहा, Tibet is nearer to India in religion and culture. चाइना से उसका कोई संबंध नहीं है, उसकी संस्कृति, उसका धर्म भारत के करीब है. वी हैव देयरफॉर टू ट्राई टू हार्ड टू रेस्क्यू, जो बात मैंने कही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी वही कह रहे हैं. तिब्बत फ्रॉम द ब्लडी क्लचेस, ब्लडी क्लचेस शब्द आया, बड़ा कटु शब्द है. तिब्बत फ्रॉम द ब्लडी क्लचेस ऑफ द प्लंडरर एंड लेट इट्स पीपल ब्रीथ इन फ्री एयर. इफ चाइना स्ट्रीटली इन्फिल्ट्रेट आवर लैंड, दे शुड बी रथलेसली बैक. इसमें उसको स्टील चोरी शब्द प्रयोग किया. The world stand witness to the fact that India has never cast a vicious glance in our country. But in war, we have to give a fight at any place or any land convenient to us in facing enemy. डॉक्टर साहब ने यहाँ तक कहा कि उसके लिए संघर्ष होता है तो होने दो. कहाँ तक मतलब अत्याचार को सहना भी एक बड़ा भारी पाप है. क्षमा सोबती उस विजन को जिसके पास गरल है, उसको क्या जो दंतहीन विशील भी नहीं सरल है. ये थोड़ी होता है कि कोई कब्जा कर रहा है तो हम करने दे, वो कोई. लेकिन उस समय था क्या कि पंडित नेहरू का शासन था, हिंदी चीनी भाई भाई का एक बहुत ही एक तरफा नारा चला. मतलब चाइना की नीयत कुछ थी, लेकिन यहाँ पे वो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते हुए तिब्बत को समर्पित कर दिया चीन को. लेकिन उसका परिणाम क्या निकला? उसके बाद 12,000 वर्ग किलोमीटर भूमि और कब्जा कर लिया चीन ने. मतलब आपने तो तिब्बत उसको दे दिया, उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया. चीन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने में अवश्य ही कुछ बाधा आती है, भारत उसका विरोध करता. चीन तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भी नहीं था. भारत आगे बढ़ के उसको संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाता है. लेकिन इस एक तरफा मित्रता का क्या अभिप्राय है? आप उसको वहाँ पे, पंडित नेहरू की एक ख्याति थी, आप वहाँ उसको ले जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बनवाते हैं, इससे उसकी स्वीकारता विश्व में होगी, उसका सुरक्षा परिषद का सदस्य बना. उसके बाद आप जो है उसको तिब्बत को सौंप देते हैं. और उसने क्या किया? उसने 12,000 वर्ग किलोमीटर कब्जा कर लिया. जब कब्जा कर लिया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फिर कहा, दूसरा उनका स्टेटमेंट है, वो राष्ट्रपति थे, लेकिन यही है कि चल नहीं पाए इसमें. When we were raising the slogan of हिंदी चीनी भाई भाई, उसके विरुद्ध थे डॉक्टर साहब. When we were raising the slogan of हिंदी चीनी भाई भाई, China was busy nibbing our land and through brutal
captured about 12,000 square miles of our land. When we just stepped forward to evict them from those illegally captured posts, the Chinese had the guts to blame offensive on us. ये देखिए, उल्टा चोर कोतवाल डांटे एक कहावत है। तो जो हमने कहा तो ऑफेंसिव उस पे हो गया कि नहीं ये तो हमारी, अब तो कहते हैं अरुणाचल प्रदेश हमारा है। Today, on the high altitudes of Ladakh region, our military has built up checkposts. Our engineers have constructed roads to assure security. उन्होंने बाद में फिर कहा कि अब जो कुछ बचा है, जो दे दिया तो दे दिया, उस पर मिलिट्री को जो है एकदम मजबूत रहना चाहिए और कम से कम फिर वो दोबारा ऐसी कोई गलती न कर पाए। तब से आज तक तिब्बत चीन के उपनिवेश की तरह है पूरा। इन्होंने क्या किया, भयंकर नरसंहार किया आबादी का, जैसा कि तमाम वर्णनों में मिलता है। उसमें चाइनीज को बसाया गया, आबादी का ऐसा संतुलन किया गया, धीरे धीरे उसमें चीनी बसे, तिब्बती अल्पसंख्यक हो जाए, और वहां पे न कोई लोकतंत्र है, न कोई वहां पे संसद है जिसमें उसके अत्याचारों की बहस हो सके। निर्दयतापूर्ण व्यवहार करके समस्त विरोध को बड़ी क्रूरता के साथ उसको दबाया गया। हजारों तो बच्चों का कत्लेआम किया गया, मौत के घाट उतारा गया। इतनी परिस्थिति खराब हुई कि 17 मार्च 1959 को दलाई लामा जी को अपने अनुयायियों के साथ भारत आना पड़ा और तब से वहीं रहे। क्रूरता की पराकाष्ठा थी। जो लोग यहाँ पे आ गए, लगभग 1 लाख लोग उस समय आए, और जो लेकिन वहां पे हैं वो तो अभी भी उसी क्रूरता का शिकार हैं। या तो वे चीन के सामने समर्पण करने, अपनी संस्कृति को छोड़ दें, अपनी भाषा को छोड़ दें, लेकिन तब भी अत्याचार कहाँ थमते हैं। अब वहां पे कुछ वर्ष और चला तो तिब्बती धीरे धीरे अल्पसंख्यक हो जाएंगे। उसके बाद वहां की भाषा, धर्म, संस्कृति और परंपरा को समाप्त करने का सुनियोजित प्रयास चल रहा है, और धीरे धीरे वहां ये कहने वाले बहुत कम रहेंगे कि यहाँ की संस्कृति क्या है, यहाँ का धर्म क्या है, यहाँ की परंपरा क्या है। वो पूरी तरह से चीनी धर्म, चीनी परंपरा, चीनी संस्कृति का आधिपत्य हो जाएगा वहां पे। जो कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा थी, जहाँ पे पहले पूरे देश के लोग जाते थे, अब भी जाते हैं, लेकिन अब वो आर्थिक कमाई, गुप्तचरी का साधन बना रखा है। चीन में क्योंकि रास्ता खुलता है, उसे तीर्थयात्री जरूर जाते हैं, लेकिन उसका वो दुरुपयोग भी भरपूर मात्रा में करते हैं। भारतीय संसद द्वारा 14 नवंबर 1962 को एक प्रस्ताव पारित करके जो चीन के कब्जे में भारत की भूमि गई, उसको वापस लाने का एक संकल्प व्यक्त किया गया, बहुत स्पष्ट शब्दों में। उस संकल्प जो संसद में पारित हुआ, कि मैं उसको कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। This house notes with deep regret that in spite of the uniform gestures of goodwill and friendship by India towards the People's Government of China on the basis of recognition of each other's independence, non-aggression and non-interference and peaceful coexistence, China has betrayed this goodwill and friendship and principles, 5 principles of peaceful coexistence of पंचशील। उसमें पंचशील का नारा लगा था चीन संबंध बनाने के लिए। नीचे ने भाई भाई और पंचशील दोनों को ध्वस्त कर दिया चाइना, which had been agreed in between the two countries and has committed aggression and initiated a massive invasion of India by her armed forces. This house places on record its high appreciation of the valiant struggle of man and offers of our armed forces while defending our frontiers, and praise its respectful homage to the martyrs who have laid down this life in defending the honor and dignity of our motherland. This house also records its profound appreciation of the wonderful and spontaneous response of the peoples of India to the emergency and crisis that has resulted from China's invasion of India. It notes with deep gratitude this mighty surge amongst all sections of our people for the
harnessing all our resources towards the organization of an all-out effort to meet this grave national emergency. The flame of liberty and sacrifice has been kindled anew, and a fresh dedication has taken place to the cause of India's freedom and integrity. This House gratefully acknowledges the sympathy and the moral and material support received from the large number of friendly countries in this grim hour of our struggle against aggression and invasion. We hope and faith this House affirms the firm resolve of the struggle people to drive out the aggressor from the sacred soil of India, however long and hard the struggle may be. however long and hard the struggle may be, चलने दीजिए, 100 साल तक संघर्ष करेंगे, लेकिन तिब्बत को वापस लाएंगे, अपनी भूमि को वापस लाएंगे। ठीक है, बीत गया जो, ये थोड़ी उसके कुछ समय बीत गया तो उसको छोड़ देंगे। एक बड़ा अच्छा प्रसंग आता है जब संसद में इस पर बहस हो रही थी, तो बाकी लोगों ने तो विरोध किया ही। एक उस समय तत्कालीन मंत्री थे, बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो जो है माननीय मंत्री जी थे, वो पंडित नेहरू से उन्होंने प्रश्न किया, अपने ही मंत्री ने, कि ये जो है इसमें इतनी ढिलाई क्यों बरती जा रही है। उसमें उनका जवाब भाई ढुलमुल ही था। उनका मंत्री जी का नाम, माननीय मंत्री जी का नाम था महावीर त्यागी जी। तो महावीर त्यागी जी से जब उन्होंने इस पे बड़ा कड़ा प्रश्न पूछा तो उनको बड़ा अजीब सा लगा कि हमारे मंत्रिमंडल सदस्य हम ही से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो लेकिन उस समय की स्थिति दूसरी थी, लोग सिद्धांत पर चलते थे, मंत्री रहें ना रहें जो भी हो, तो देश के हित में है। इससे बड़ा देश हित क्या हुआ, हमारी भूमि कब्जा हो रहा है, तिब्बत उसके हद में चला गया। तो बड़े हल्केपन से उन्होंने उत्तर दिया संसद में कि वो जमीन जो है उसमें तो कुछ होता नहीं था, कोई उसके लिए ज्यादा चिंतित होने की बात नहीं है, कि कब्जे में गई और तिब्बत हमारा कोई अंग नहीं था। ठीक है, क्या अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द कायम करने के लिए महावीर त्यागी ने उस समय संसद में, उनके सिर में बाल नहीं थे, ये सत्य घटना, अपनी टोपी उतारी, उन्होंने कहा पंडित जी मेरे सिर में तो बाल नहीं है, इसको भी कटवा दीजिए या किसी दूसरे को दे दीजिए। इस परिभाषा के अनुसार तो भाई कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, एक सीमा के बाद वनस्पतियां नहीं होती हैं। क्या वो सारी भूमि जो है हमारी नहीं है, या उस पर हमारा कम लगाव रहेगा, या उसको हम हल्के में लेंगे जाने के लिए। तो इस तरह के उत्तर जो है उस पर उन्हीं के मंत्री जी कह रहे हैं भाई हमारे सिर में बाल नहीं है तो आप इसको कटवा दे दीजिए किसी को, फिर क्या जरूरत है इसको रखने की। तो फिर एकदम सदन में सन्नाटा छा गया। ये उस समय जो है माहौल था। भारतीय संसद द्वारा एक प्रस्ताव पारित ही किया गया। इधर जो है कुछ वर्षों में या उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भी ध्यान गया। एक महत्वपूर्ण घटना 1989 में घटती है। चीन की इच्छा के विरुद्ध दलाई लामा जी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। विश्व, हालांकि एक सैद्धांतिक बात है, एक पुरस्कार है, लेकिन वो पुरस्कार का एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। और नोबेल के लिए शांति पुरस्कार मिलता है तो पूरे विश्व का ध्यान उस ओर गया। तिब्बत के बारे में जो लोग नहीं भी जागरूक थे, दलाई लामा जी के संघर्ष को जानने के लिए वो बाध्य हुए, और दलाई लामा जी के माध्यम से तिब्बतियों के संघर्ष को जानने के लिए बाध्य हुए। उसके बाद फिर अब काफी और घटनाएं घटी। दिसंबर 2021 में अमेरिका ने तिब्बत पर विशेष समन्वयक नियुक्त कर दिया, और ये एक प्रकार से विश्व समुदाय को स्पष्ट संदेश दिया कि तिब्बत का कब्जा अवैध है। तिब्बत वास्तव में दुखद परिस्थिति रहा, जहां और क्षेत्रों में जहां देशों के कब्जे हैं उसकी चर्चा विश्व स्तर पर ज्यादा होती, तिब्बत का शायद कोई नाम नहीं आता उतने व्यापक रूप में कि तिब्बत पर भी अवैध कब्जा है। इसको भारत में ही बहुत कम लोग कहते हैं। अब तो ये आप लोग इसलिए प्रशंसा के पात्र हैं, कम से कम को उभार रहे हैं, अवैध कब्जा है। हालांकि भारत सरकार ने स्वयं तिब्बत पर चीन का आधिपत्य स्वीकार किया, लेकिन एक गलती कर दी तो ये थोड़ी हम उस गलती को हमेशा मानते रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय में भी जो है संधियां बदली जाती हैं, उनके
नियम बदले जाते हैं, ये थोड़ी कुछ फिर उसके बहाने इतने अत्याचार हो रहे हैं तो उन अत्याचारों का आश्रय लेकर उन संबंधों पर पुनर्विचार करना चाहिए। इस प्रकार से अमेरिका ने एक संदेश दिया कि किसी भी दशा में तिब्बत पर चीन का कब्जा स्वीकार नहीं है। फिर 2002 में तिब्बत नीति अधिनियम 2002 बनाया और इस प्रकार से तिब्बती समुदाय को लगातार अमेरिका का समर्थन मिलता रहा। अब जब से अमेरिका ने उजराजेया जी को तिब्बत मामले का विशेष समन्वयक बनाया है, जो वरिष्ठ अधिकारी है उनके यहाँ, एक तरह से वो उन्होंने केंद्रीकृत किया उसको कि अब एक शीर्ष अधिकारी तिब्बत के मामले को देखेगा तो ज्यादा ध्यान आकृष्ट होगा और पूरे विश्व जनमत में इस बात को ले जाएगा, अपने प्रभाव का प्रयास करेगा कि ये तिब्बत पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो अनावश्यक कब्जा है, इसको दूर करने का प्रयास किया जा सके। इस दिशा में मैं थोड़ा सा भारत के बारे में कहना चाहता हूँ। भारत की विश्वसनीयता इस समय थोड़ा बढ़ी है, पहले से थोड़ा क्या बहुत बढ़ी है। एक तो कोरोना काल कारण बढ़ी। कोरोना में विश्व में निःशुल्क दवाइयाँ जितनी भारत ने भेजी, जितने टीके भेजे, उससे एक मानवीय स्तर पर भारत की काफी ख्याति बढ़ी। इधर श्रीलंका की घटना हुई, जो चीन की गोद में बैठा हुआ था। जब उसकी आर्थिक स्थिति खराब हुई, स्थिति ये हो गई कि वित्त मंत्री बनते हैं, 24 घंटे के अंदर इस्तीफा देते हैं। अंत में चाइना ने उसकी मदद करना तो दूर, जो उसको लोन था उसकी शर्तों में ढील देने से भी इनकार किया। तब श्रीलंका ने भारत की तरफ देखा और भारत से सहायता लगातार जा रही है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। अब समय आ गया है कि भारत को इस विषय में मतलब विशेष प्रयास करना चाहिए और विश्व में जनमत बनाने का प्रयास करना चाहिए शीर्ष स्तर पे कि तिब्बत की जो तिब्बत पर जो अत्याचार है, तिब्बत का जो भारत से इसका सांस्कृतिक और पुरातन संबंध है, सर्वकालिक संबंध है, उसको लोग जानें और उसको समझें। इस संबंध में दो घटनाएं इधर अच्छी लगी। पहला तो यह है कि दलाई लामा जी से सरसंघचालक मोहन भागवत जी की मुलाकात हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, राजनीतिक रूप से वो पार्टी है नहीं है, और उसका एक प्रभाव है और उसकी बात एक बड़ा समुदाय मानता है। इस प्रकार से माननीय दलाई लामा जी के करीब जाना उनका हिंदू जनमानस, जो हिंदू धर्म मानने वाला है, उसको भी प्रभावित करता है। दूसरा जो दो घटनाएं हुई वो दलाई लामा जी के जन्मदिन पर प्रथम बार प्रधानमंत्री जी का उनको शुभकामना देना, उनके दीर्घकालिक जीवन की कामना करना, और दो मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश के और सिक्किम के वहां जाकर शुभकामना देना, ये एक स्पष्ट संदेश देता है कि चीन की विस्तारवादी नीति के विरोध में हम आ रहे हैं। और दूसरा एक और महत्वपूर्ण घटना हुई, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की वर्षगांठ बनाई गई, उसमें भारत की तरफ से कोई भी उनको शुभकामना संदेश नहीं भेजा गया इस बार। हालांकि सांकेतिक बातें हैं, लेकिन सांकेतिक बातें ये दिखा रही हैं कि भारत सरकार भी शीर्ष स्तर पे, अभी ऐसा नहीं कि कोई संघर्ष करने की स्थिति बन रही हो कि हम तिब्बत को छुड़ाएंगे, लेकिन ये है कम से कम वो मान रहे हैं सैद्धांतिक तौर पे, और मान ही नहीं रहे हैं, उसके लिए ऐसे उदाहरण रख रहे हैं कि भाई हम जो है तिब्बत इस पे दलाई लामा जी के साथ हैं, उनका खुलेआम समर्थन करते हैं। और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की वर्षगांठ पे, क्योंकि वो आक्रामक देश है, न केवल तिब्बत पर उसने आधिपत्य किया बल्कि हमारी भूमि पर किया, इसलिए हमें उनकी कम्युनिस्ट पार्टी की वर्षगांठ में शुभकामना, औपचारिकता निभाने का, हिंदी चीनी भाई भाई की औपचारिकता बहुत हो गई, अब ऐसी कोई औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से जैसे अमेरिका की एक विशिष्ट नीति है कि अगर आप जनमत के विरुद्ध काम कर रहे हो, उस पर शांत नहीं रहना है। उस स्थिति में हमें आना पड़ेगा और वो दो रूप से, एक तो ये समझें कि तिब्बत भी हमारे
भाग हमसे जुड़ा हुआ है, भौगोलिक रूप से भाग नहीं है लेकिन सांस्कृतिक रूप से हमारा भाग है, पारंपरिक रूप से हमारा भाग, उसके हितों से हम जुड़े हुए हैं और उसके लिए किसी भी सीमा तक अन्याय का प्रतिरोध करेंगे। उसके लिए जो आप लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया और इसके माध्यम से एक जनमत बनाने का प्रयास, विश्व जनमत तो अपने आप जो है उच्च स्तर से बनेगा ही। पहले तो भारतीय जनमानस में बात व्याप्त हो कि हम तिब्बत के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। ऐसे कार्यक्रम हर स्थान पर, हर सभाओं में हों, जगह जगह, जैसे काफी इसमें दिखाया गया है कि काफी कार्यक्रम हो रहे हैं। जैसे प्राणनाथ पीजी कॉलेज में, मऊ में, चित्रकूट में डे फॉर तिब्बत का आयोजन किया गया। गोल्डन इंडिया पब्लिक स्कूल वाराणसी में एक डे फॉर तिब्बत का आयोजन किया गया। जन जागरण यात्रा शुरू की गई। भारत तिब्बत विचार मंच ने तिब्बत पर सांस्कृतिक का आयोजन। ये छोटे छोटे कार्यक्रम हैं लेकिन कम से कम स्थानीय जनमानस को जागरूक कर रहे हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम और अधिक आयोजित किए जाने चाहिए। और यहाँ मैं एक मतलब व्यक्तिगत रूप से आश्वासन देता हूँ आपको कि हाँ, लखनऊ या उसके आसपास जो भी आप कार्यक्रम आयोजित अगर करेंगे तो उसमें जिस प्रकार की भी सहयोग की आवश्यकता होगी, तो रवि गौड़ जी तो हमारे पुराने मित्रों में हैं, उसमें हम मतलब तन मन धन, तन मन और धन तीनों रूप से सहयोग करेंगे। हमारी एक कामना है कि ये तिब्बत विचार मंच, भारत तिब्बत विचार मंच जो है, इसकी गतिशीलता और बढ़े, इसको और व्यापक जन समर्थन मिले। और ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसा जनमानस की ऐसी मनस्थिति हो तो भारत की सरकार को ये बाध्य कर सके कि आप तिब्बत पर कुछ करिए। और निश्चित रूप से अगर इस तरह से हम लगातार प्रयास करते रहेंगे तो अवश्य ही वो एक समय आएगा, क्योंकि सरकार भी तो जनमानस के हिसाब से कार्य करती है। तो जब जनमानस ही हमारा ऐसा हो जाएगा तो कोई भी, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, आज कोई है कल कोई रहेगा, लेकिन अगर जनमत इस प्रकार का होगा तो उस पर वो ध्यान देने के लिए बाध्य होंगे। अंत में मैं एक बार फिर आप सबको इतने महत्वपूर्ण विषय पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें इसमें आने का अवसर दिया, विशेष रूप से रवि गौड़ जी का। और ये अपनी तरफ से आश्वासन देता हूँ कि जब भी जिस प्रकार की भी खास करके उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में इस मंच को बढ़ाने में, कार्यक्रमों को आयोजित करने में जैसी भी कभी आवश्यकता होगी, हम उसके लिए समर्पित रहेंगे। बहुत बहुत आभार आप लोगों का। सर एक जिज्ञासा थी। हम बताएं सर जैसे आपने कहा कि तिब्बत की आज़ादी के लिए भारत को विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए और जी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर हाँ पर भी भारत को आगे आना चाहिए। भारत में तो इस प्रकार काफी कार्यक्रम हो रहे हैं, जी लेकिन जी। जैसे कि अपने को ज्ञात है कि तिब्बत के अंदर जो लगभग 1 लाख तिब्बती रह रहे हैं, उनको तो लगभग चीन ने लगभग उनकी मुंह पे ताला लगा रखा है। वो अपनी कोई खुल के भावना व्यक्त नहीं कर पाते हैं। बाहर भी तिब्बतियों की संख्या इतनी नहीं है कि वो पुरजोर विरोध कर सकें, लेकिन अकेला भारत उसके लिए, तिब्बत के लिए इतने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इतने सारे देश को एकत्रित करने का जी काम केवल सब। भारत करे। और तिब्बतियन एक मेन मेरा मानना है, जब तक तिब्बतियन आगे नहीं आएंगे तब तक भारत भी पूर्ण रूप से कैसे उनका सहयोग कर पाएगा। मेरा सर अब आपकी मैनू बात से बिल्कुल सही तिब्बतियन है। को। जी जी। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन परिस्थिति कैसी है, वहां इतने दबाए हुए लोग हैं। जी जी, अब एक कहने आदमी जी जिसको कोई। आप खाना नहीं दे रहे हैं, जिसको रोज सुबह शाम आप जिस पर कोड़े बरसा रहे हैं, तो जी जी वो अगर वो बोलेगा भी तो वहीं दब जाएगा। उनकी स्थिति कहाँ है को विश्व में दूसरे स्थानों पे जाके अपनी आवाज को उठाएंगे। उसी चीज को तो दुनिया में सामने लाना है। वही जो जी जी उनके अत्याचारों की पराकाष्ठा है, वो आपकी बात सही है। एक संघर्ष सबको अपना स्वयं ही करना चाहिए। उस चीज का जी अपने स्थान पर महत्व है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन जब वो
उतना प्रभावी रूप से संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं और आवश्यकता से अधिक दबे हुए हैं, तो उस समय भारत को तिब्बत के साथ अपने संबंधों को देखते हुए आगे आने में कोई हमको उसमें बुराई नहीं दिखती, बल्कि सक्रिय रूप से आगे आना चाहिए। जी जी भारतीय जनमानस की सहृदयता है, ग्राह्यता है। तिब्बती आके यहाँ पे रह रहे हैं, भारत ने उनको स्वीकार किया है, अपना भाई स्वीकार किया है, अपने लोग स्वीकार किया है, कोई पक्षपात नहीं कर रहे हैं उसमें। जी तो जी जी उस मनोभाव के दृष्टिगत जो है भारत को आगे भी प्रयास करना चाहिए। भाई जो लोग यहाँ पे आ गए तो ठीक है, लेकिन पूरा पूरा तिब्बत थोड़ी भारत में आ गया है। तो समस्या का समाधान तो शरणार्थियों के यहाँ बसने से नहीं होगा। समस्या का समाधान तो ये होगा जब चीन पे उतना दबाव पड़े। और मेरा जो मतलब विचार है, जहाँ तक मतलब साहित्य को देखने से और सबसे, कि वहाँ की तिब्बतियों की स्थिति शायद ये नहीं है। तो भारत को सहायता देने में, आगे आने में मेरे ख्याल से न तो कोई अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाधा है, न कोई उसमें विरोध है। क्योंकि वहाँ अखबार में तमाम समाचार आते हैं कि कितने क्रूरता कर रहे हैं, वहाँ पे सारे आंदोलन दबा दिए जाते हैं। वहाँ उइगर मुसलमानों की स्थिति देख लीजिए, तिब्बत की छोड़िए, तो चीन तो एक दूसरी तरह का राष्ट्र है, वहाँ कोई लोकतांत्रिक पद्धति नहीं, वहाँ अपनी बात कह भी नहीं सकते हैं। यहाँ तो हम सरकार विरोध बोल सकते हैं, विरुद्ध बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ जी व्यक्ति स्वतंत्रता है, वहाँ नहीं है। ऐसे में उनकी आवाज को कौन उठाएगा? अमेरिका को इस बारे में धन्यवाद देना चाहिए कि आवाज उठा रहा है, लेकिन भारत के एक विशेष संबंध है, उन विशेष संबंधों को ध्यान में रखते हुए भारत का स्तर बड़ा राष्ट्र है। जी जी भारत को अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए ही कितने काम करने पड़े। कोरोना की दवाइयां भेजी निःशुल्क, आर्थिक रूप से उससे कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन जब आपका स्तर एक तरह से ऊपर उठता है तो आपको दूसरों की सहायता, जिसको कहते हैं पड़ोसियों की सहायता, फिर पड़ोसियों बाहर की सहायता, ये मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यही हमारी संस्कृति रही है। अगर जी हम जी सक्षम हैं ईश्वर कृपा से वो कर सकते हैं, तो तिब्बत के लिए भी करना चाहिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। रवि गौड़ जी कुछ कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही? रवि रवि आपकी आवाज, आवाज, रवि कुछ कह रहे हैं? हाँ, हाँ आवाज नहीं आवाज आ आ रही है पा सर? रही। हाँ अब आ रही है जी। जी सर, मेरा एक प्रश्न था जी कि तिब्बत की आज़ादी और कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के लिए के संदर्भ में जी जी। युवा वर्ग का एक किस तरह से बड़ी भूमिका निभा सकता है युवा वर्ग? युवा वर्ग की भूमिका निभा सकता है और वो हर स्तर पे निभा सकता है। जैसे विद्यार्थियों की बात है, तो विद्यार्थी उसके संबंध में अध्ययन करके, जो छात्र हैं और वो कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेज में खैर छोटे बच्चे रहते हैं, जैसे विश्वविद्यालय स्तर पे हैं, उस तरह के शोध को प्रोत्साहित कर सकते हैं, उस तरह के कार्यक्रम कर सकते हैं। और उसमें जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि स्वतंत्रता का महत्व सब जानते हैं। अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में हर भारतीय जानता है, लेकिन तिब्बत पर जो चीन के द्वारा जो अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में तुलनात्मक रूप से कम लोग जानते हैं। तो युवा वर्ग का मेरे विचार से सर्वप्रथम तो कार्य यही होना चाहिए, जो शिक्षित लोग हैं, कि इसको जो है लेखों के माध्यम से, अगर आप टीवी या दूरदर्शन उस पे जाते हैं, रेडियो पे, तो उसके माध्यम से, या छोटी छोटी गोष्ठियों में कहीं जाते हैं तो उसके माध्यम से उस चीज को सामने लाएं, वहां के अत्याचारों को सामने लाएं, ताकि हर व्यक्ति व्यथित हो, यहाँ जो भी संवेदनशील व्यक्ति हो, वो तिब्बत पर चीन की आक्रामकता के बारे में, वहां के अत्याचारों के बारे में व्यथित हो, एक पक्ष। और दूसरा पक्ष व्यथित क्यों होगा? व्यथित तब होगा जब आप तिब्बत से आत्मीयता का बोध कराएंगे। नहीं, दुनिया के बहुत से हिस्सों में अत्याचार हो रहे हैं, तो अब जन समुदाय उससे बहुत ज्यादा व्यथित नहीं होता, लेकिन जन समुदाय व्यथित तब होगा जब बताएंगे कि तिब्बत और हम सांस्कृतिक रूप से एक हैं।
भले ही ठीक है, स्वतंत्र देश हमेशा रहा है, उस पर कोई ऐसी इच्छा नहीं कि भारत का अंग हो, लेकिन स्वतंत्र तो रहे, उसमें हमारे तीर्थ जो है सुरक्षित तो रहें। वो जो है गुप्तचरी का जरिया तो ना बने तीर्थ यात्रा। इस रूप में मुख्य रूप से जागरूकता स्थापित करने में युवाओं की मुख्य भूमिका हो सकती है, और युवाओं की ही भूमिका होगी। जागरूकता हम युवाओं के माध्यम से ही ज्यादा आएगी। और सर जैसे कि उत्तर प्रदेश में क्या, और उत्तर प्रदेश के अलावा और अन्य जगहों में जी बौद्ध मठ है, जी जी। बहुत सारे बौद्ध मठ हैं, तो तो इनकी क्या भूमिका हो सकती है सर तिब्बत के जन जागरूकता के अभियान में? देखिए, बौद्ध मठ तो इसमें कार्य कर सकते हैं, लेकिन एक बात बता दें, कोई भी संघर्ष, चाहे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, धर्माचार्यों के माध्यम से नहीं चला है ज्यादा। वो युवाओं के माध्यम से, प्रबुद्ध लोगों के माध्यम से ही चलता है। उनकी एक भूमिका हो सकती है, लेकिन बहुत सीमित होगी और उतना प्रभावी भी नहीं होगी। हाँ, जैसे माननीय दलाई लामा साहब हैं, उनका एक विश्व में सम्मान है, लेकिन और जो बौद्ध मत हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी आवाज़ इतनी प्रभावी विश्व स्तर पे या यहाँ पे होगी। या मुझे ये भी नहीं लगता कि वो आसानी से जनमत को अपनी ओर मोड़ सकेंगे। हाँ, युवा वर्ग अगर सामने आएगा, वो अधिक महत्वपूर्ण है, तो वो जरूर विश्वविद्यालयों के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से, एक ऐसा समाचार पत्रों के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से एक ऐसा माहौल बना सकता है, एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है, मनोभाव उत्पन्न कर सकता है, जिसको कहते हैं जनमानस में, कि तिब्बत पर जाति हो रही है और समय आ गया है कि अब उस पर हम सभी अपना ध्यान आकृष्ट करें अपना। जी सर। और और एक सर, हाँ, एक और भी मेरा प्रश्न था बिल्कुल बताएं। कि सर जैसे कि तिब्बत का और भारत का एक पौराणिक संबंध रहा है, जी पुराणों में भी तिब्बत के बारे में जानकारी मिलती है, जी और कैलाश मानसरोवर की वजह से, और एक तो भौगोलिक दृष्टि से भी और सांस्कृतिक दृष्टि से भी जी जी और भारतीय एकता और अखंडता की दृष्टि से भी। जी जी। तो आखिर क्या कारण है कि बहुत सारे ऐसे जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं कि वो ठीक ढंग से तिब्बत के बारे में आवाज नहीं उठा पा रहे हैं? ऐसा कोई राजनीतिक कारण है या सामाजिक कारण है? नहीं, तिब्बत को लोग भूल गए हैं। और उस समय जो है, जब जैसे 1962 के मैंने कई आपको संदर्भ बताए, उसका उद्देश्य यही था। यद्यपि तत्कालीन प्रधानमंत्री की सोच थोड़ा दूसरे टाइप की थी, उन्हीं के मंत्री ने, महावीर त्यागी साहब ने उनका विरोध किया, लेकिन उस समय के और जो शीर्ष नेता थे, डॉक्टर राजेंद्र राजगोपालाचारी, लोहिया जी का इसमें बड़ा अच्छा स्टेटमेंट बाद में आया, नेहरू जी के बाद में, उसको मैंने नहीं बताया, लंबा है। तो सारे जो राष्ट्र स्तर के हमारे जो समय के प्रतिनिधि थे, उन सबके बड़े प्रबल विचार थे चीन के विरोध में। लेकिन व्यवहारिक रूप से देखें, सत्ता, इसको चाहे आप रिकॉर्ड कहें जैसे कहें, व्यवहारिक रूप से सत्ता प्रधानमंत्री के ही नियंत्रण में होती है। वो जिस सोच का होता वही है, भले ही राष्ट्रपति उसका विरोध करता है। ये उसी समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का विरोध, भले ही पहले गवर्नर जनरल सबसे बड़ा पद था संत भारत के सबसे पहले, राजगोपालाचारी ने इसका प्रबल विरोध किया, लेकिन हुआ वही जो चाहते थे। मतलब पहले तिब्बत गया, फिर अपनी जमीन चली गई। अच्छा, उसके बाद के नेतृत्व ने जरूर उसकी उपेक्षा की। इधर जो दो तीन घटनाएं हुई हैं, जैसे जो इधर मोदी जी ने दलाई लामा जी को, जैसा हम इसको देख रहे हैं न्यूज में और साहित्य में, पहली बार हुआ किसी प्रधानमंत्री ने खुल के किया कि हम चीन का, मतलब औपचारिक रूप से भी उसको हम बधाई देने के बजाय हम दलाई लामा जी को बधाई देंगे। ये एक संकेत है कि हमारी नीति इस दिशा में जा रही है। यद्यपि यह बहुत आगे बढ़ा हुआ कदम नहीं है, बहुत ही प्रारंभिक कदम है। इसको 1% भी हम
मतलब उपलब्धि नहीं मानते, लेकिन उपलब्धि की दिशा में बढ़ता हुआ तो मान ही सकते हैं। अगर इस सोच को और आगे बढ़ाया जाए, और बढ़ेगी कैसे, फिर वही बात, जनमत उस तरह का हो तो सरकार और भी कुछ करने के बारे में विचार करेगी। और संघ जो है ये एक तरह से प्रतिनिधित्व करता है एक विशेष सोच का, और जो वर्तमान सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सोच से ही उत्पन्न हुई है। यद्यपि अब जो है उसके स्वतंत्र प्रधानमंत्री अपने आप निर्णय लें, लेकिन जो सबकी जड़ें हैं वहीं पे हैं। तो उनकी जड़ में अगर ये बात गहराई से बैठ जाएगी तो धीरे धीरे भाई सभी लोग वहीं से निकले हैं, तो वो चीज जो है उनको प्रभावित करेगी। इस दृष्टि से मैंने इसका उल्लेख किया कि सामान्य घटना नहीं है दोनों का मिलना, बहुत महत्वपूर्ण घटना है। और ऐसा कुछ हमने देखा इसमें समाचारों में, शायद मोदी जी भी मुलाकात करने वाले हैं उनसे, दलाई लामा जी से। तो जब उनकी विचारधारा उधर जा रही तो वो भी उधर जाएंगे, और फिर धीरे धीरे विश्वास है कि दिशा में जो है काफी आगे बढ़ेंगे। एक सकारात्मक कदम था, उसके माध्यम से और भी आगे बढ़े। छोटा सा उदाहरण है दलाई लामा जी को बधाई देना, चीन को न देना, दोनों एक साथ हैं, तो जोड़ के देखिए, एक संकेत तो है ही है। जी जी सर, आपने हमें अपना समय दिया और जी इतनी जानकारी, इतनी जो जो रिसेंट घटनाएं हुई हैं, आपने इसके बारे में भी हमें ध्यान आकृष्ट कराया। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप, हमें उम्मीद है कि आपका हमेशा सहयोग मिलता रहेगा। जिसमें मैं भी मतलब बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं वो था, चिंतित था, लेकिन आपने चिंतित कर दिया इस कार्यक्रम के माध्यम से, तो इसके लिए नहीं आप नहीं, सबों बहुत का बहुत 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 आभार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका सर बहुत अच्छा नहीं उद्बोधन सर, रहा। आपने बहुत सारी काफी चीजें हम अच्छा लोग उद्बोधन को दिया। नई 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 चीजें जानने की मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों जैसे को, और जब भी डॉक्टर सहयोग रवि। किसी भी प्रकार से जुड़ने का बहुत आवश्यकता बहुत होगी हम धन्यवाद। साथ हैं। जी जी बहुत जी। धन्यवाद, नमस्कार। जी सर, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं आपका, कि आप जो है अपना बहुमूल्य समय आपने दिया। और मैं आशा करता हूं कि आपका जो है आशीर्वचन इसी तरह से हमको आगे भी मिलता रहेगा। बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद मैं सर। तो आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपने हमें जोड़ा इसलिए जी सर, आप सब लोगों का बहुत 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 आभार, बहुत धन्यवाद बहुत सर। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत जय बहुत भारत, जय तिब्बत। बहुत